प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी के द्वारा बादल को घिरते देखा है। आज हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नंबर 1 पे है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी ने अपने यथार्थ जो उन्होंने जब वो बादल वो हिमालय के ऊंची चोटियों पे पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने जो यथार्थ देखा है, जो भी अपनी आंखों से उन्होंने जो कुछ भी देखा है वो उन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त किया। और कहते हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, अमल मतलब स्वच्छ, धवल मतलब सफेद, गिर मतलब पर्वत, सफेद स्वच्छ जो पर्वत हैं उनके शिखरों पर, उनके चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। कभी कहते हैं कि मैंने पर्वतों के जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं साफ और सफेद, उनके ऊपर मैंने बादल को घिरते हुए देखा, अर्थात बादल को घेरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, कवि कह रहा है कि वहां पे जो हिमालय पर्वत की जो पर्वतों के शिखरों पर, जो पर्वतों की चोटियों पर छोटे छोटे जो ओस की कणें हैं, तुहिन मतलब ओस की कण, जो ओस की कण है वो ऐसे पड़ी हुई है जैसे मानो छोटे छोटे मोती हों। मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। कवि कह रहा है कि जो मान सरोवर है और मान सरोवर में जो सैकड़ों कमल खिले हुए हैं, उन वो कमल ऐसे लग रहे हैं मानो सुनहरे कमल जो खिले हुए हैं। स्वर्णिम मतलब सुनहरे, जो मान सरोवर नदी के तट पे जो सुनहरे कमल खिले हुए हैं उन पर ये मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे जो ओस के कण हैं, उनको मैंने उन पर गिरते हुए देखा है, अर्थात कमल पर गिरते हुए देखा है। कवि कह रहे हैं बादलों को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि मैंने बादल को घिरते देखा है। कहाँ घिरते देखा है? पर्वतों के शिखरों पर। कैसे बादल है? बादल है स्वच्छ और सफेद। फिर क्या कह रहे हैं कवि दूसरे पैराग्राफ में, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विसंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि तुंग हिमालय, तुंग मतलब जहाँ पे जैसे हिमालय होता है ना, तो हिमालय की चोटी बहुत ऊंचाइयों पे होती है, तो हिमालय की चोटियों के जरा सा नीचे, कंधों मतलब कंधा कहाँ होता है? शरीर के जरा सा नीचे होता है। तो हिमालय, हिमालय क्या है? हमारा सर है, और हिमालय के कंधों अर्थात हिमालय के थोड़ा सा नीचे छोटी बड़ी कई झीलें हैं। छोटी और बड़ी भी मतलब बहुत सारी छोटी झीलें हैं, बहुत सारी बड़ी, ऐसी बहुत सारी झीलें हैं। कहाँ? हिमालय के थोड़ा सा नीचे। उनके श्यामल नील सलिल में, और उनका जल कैसा है? श्यामल नील अर्थात श्यामल कलर का और नीले कलर का। नीले अर्थात जिस कलर में आप लोग को याद होगा श्री कृष्ण जी का भी रंग सांवला, सांवला से नीला मतलब श्यामल, श्यामल मतलब होता है काला नीला। ठीक, काला नीला सलिल, सलिल मतलब होता है जल में। समतल देशों से आ आकर के, समतल मतलब जो मैदानी देश होते हैं वहां से आ आकर के पावस की उमस से आकुल, पावस मतलब गर्मी, उमस मतलब बेचैनी, गर्मी की बेचैनी से आकुल एकदम व्याकुलाए हुए, एकदम परेशान हुए तिक्त मधुर विक्षंत खोजते, जो कि तिक्त, तिक्त मतलब मधुर, विक्षंतु अर्थात सुख खोजने। विस्तंतु क्या होता है? अर्थात जो कमल की नाल होती है ना, खट्टी मीठी कमल की नाल, आप देखते होंगे कमल ऐसे होता है और उसकी पत्ती यहाँ होती है, फिर यहाँ कमल खिलता है, तो ये जो ये होती है इसको नाल कहते हैं। तो जो विस्तंतु मतलब होता है कमल की नाल को। तो जो समतल देशों से जो पक्षी होते हैं ना, वो गर्मियों में एक देश से दूसरे देश में आते हैं। तो कवि कह रहा है कि हिमालय पर्वत के, जहाँ पे हिमालय पर्वत के थोड़ा सा नीचे अर्थात हिमालय पर्वत के कंधे रूपी थोड़ा सा नीचे जो है छोटी बड़ी कई झीलें हैं, और उन झीलों में श्यामल रंग का, नीले और काले रंग के जल भरे हुए हैं। और वहां पे पावस, गर्मी की उमस से एकदम अकुलाए हुए जो है पक्षी समतल देशों से वहां पे आ रहे हैं। वो दो कारणों से आते हैं। पहला तो वो गर्मी से व्याकुल है, तो वो अपनी उमस, अपनी गर्मी को मिटाने आए हैं, अर्थात ठंड की तलाश में आए हैं। और दूसरा क्या है कि तिक्त मधुर विसंत खोजते हैं, अर्थात कमल की नाल, जो कमल की नाल होती है वो खट्टी मीठी होती है, अर्थात इस तरह से वो अपनी भूख में मिटाने आए हैं। हंसों को तिरते देखा है, अर्थात कमल की नाल को, खट्टी मीठी कमल की नाल को पकड़े हुए हंसों को क्या किया है मैंने? तिरते अर्थात तैरते हुए देखा है। कवि कहते हैं बादल को घिरते देखा है। कवि अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि मैंने वहां पे ऐसे ये सारी चीजें देखी है, साथ में मैंने वहां पे बादल को घिरते हुए भी देखा है। अब आते हैं तीसरे पैराग्राफ में।
ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशा काल से चिर अभिशापित। बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अर्थात ऋतु वसंत का सुप्रभात था। कवि कह रहे हैं कि जब मैं वहां हिमालय की चोटियों पे गया तो उस समय कैसा था, ऋतु अर्थात बसंत ऋतु आई थी, और वो जो सवेरा था वो बसंत ऋतु का सवेरा था। ठीक, सुप्रभात था, सवेरा हुआ था। मंद मंद था अनिल बह रहा, और वहां पे अनिल मतलब हवा, और वहां पे हवा कैसी बह रही है, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे बह रही थी। बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, और सूर्य की किरणें कैसे थी, बालरूढ़ अर्थात ऋण मतलब किरणें, जो बाला, बाला मतलब बालक, जैसे नन्हा सा बालक होता है वैसे ही सूर्य सुबह सुबह निकला है ना, उसकी तुलना कवि ने बालारूढ़ से की है, मतलब बालक समान की है। तो जो सूरज की एकदम बाल रूपी जो किरणें हैं, मृदु किरणें हैं, वे अगल बगल आसपास के जो स्वर्णाभ शिखर थे अर्थात ऊंचाइयों से जो शिखर थे उन पे जब सूर्य की किरणें पड़ रही थी सुबह सुबह, तो वे सुनहरे रंग के दिख रहे थे, एक दूसरे से विरहित हो। अब कभी यहाँ पे हिमालय की प्रशंसा कर लिए, हिमालय की आपको आंखों देखा हाल बता दी। अब आगे कभी एक पक्षी का हाल बता रहे, कह रहे हैं एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशा काल से चिर अभिशापित। कभी कह रहे हैं कि एक ऐसा पक्षी है जो निशा काल अर्थात सदियों से, जो निशा मतलब होती है रात और काल मतलब होता है समय, आप जानते हैं जो रात के समय में, चिर मतलब सदियों से, अभिशापित है जिसको सदियों से अभिशाप मिला है कि रात के समय सारी रात बितानी होती अलग अलग रहकर ही जिनको, उस पक्षी को क्या होता है, और वो पक्षी क्या है, चकवा चकई। चकवा चकई जो होते हैं उनको चिरकाल से अभिशाप मिला है कि वो रात में अलग अलग उनको रहना पड़ता है। तो कवि कह रहा है कि एक दूसरे से भी रहे, तो एक दूसरे से अलग होकर के जिनको, मतलब जिन पक्षियों को एक दूसरे से अलग होकर पूरी रात बितानी होती निशा काल से, जो कि सदियों से इस अभिशाप से ग्रसित है, वो बेबस है उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। कह रहे हैं कि जब सुबह हो गई, सूरज की किरणें पड़ी सुनहरे पर्वतों पर, तो क्या हुआ, जो बेबस थे चकवा चकई अर्थात एक दूसरे से अलग अलग रहने को जो मजबूर थे अभिशाप के कारण, अब उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, अब उनका रोना बंद हो गया अर्थात अब उनका मिलन हो रहा है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, कह रहे हैं कि फिर उस महान जो सरोवर है उसके किनारे जो है शैवालों की हरी दरी पर, वहां पे जो काई पड़ी हुई है वो शैवाल, वो ऐसी लग रही है मानो हरी हरी दरी बिछ गई हो। प्रणय कलह छिड़ते देखा है, कभी कह रहा है कि चकवा चकई का प्रणय कलह अर्थात प्रेम रूपी जो झगड़ा लड़ाई होता है, मतलब उन लोगों का, वो आपस में छिड़ते हुए अर्थात उनको करते हुए देखा है, अर्थात उनको प्रेम करते हुए कवि ने अपनी आंखों से देखा है, और बादल को घिरते देखा, और कभी कह रहे हैं कि मैंने वहां पे बादल को घिरते देखा है। आगे हम चौथे स्टैंडे पे आते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभ से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण तरल कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि दुर्गम बर्फानी, दुर्गम मतलब होता है जहां पहुंचना कठिन हो, उस बर्फानी घाटी की कवि यहाँ पे आप लोगों के सामने आंखों देखा हाल बता रहा है कि जहां पे मनुष्य का पहुंचना कठिन होता है, वहां पे कवि कह रहा है कि बर्फानी, जहां बर्फ से ढकी हुई होती है, जो हिमालय की चोटियां होती हैं, वहां पे 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पे, जो कि सैकड़ों फुट ऊंचा है, वहां पे अलखनाभ से उठने वाले, वहां पे एक मृग पाया जाता है जिसके गले में कस्तूरी पाया जाता है। कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ही महकता है, अर्थात किसी को भी अपने वश में करने वाला होता है, उसकी महक इतनी होती है। तो अलखनाभ से उठने वाले अर्थात जो मृग है उसके अंदर से, अलख मतलब अंदर से, उसकी नाभि से उठने वाले निज ही उन्मादक परिमल के पीछे, उसकी नाभि से जो सुगंध उठ रही है उससे वो जो हिरण है, कस्तूरी मृग है जो, वो खुद ही उन्मादक हो जाता है, मोहित हो जा रहा है, और वो ये नहीं जान रहा है कि वो सुगंध उसके अंदर से ही आ रही है, निज के, निज मतलब अपने ही, वो ये नहीं जान पा रहे कि वो सुगंध उसके अंदर से ही आ रही है, और परिमल के पीछे और उस सुगंध के पीछे वो धावित होकर था, दौड़ दौड़ करके तरल तरुण कस्तूरी मृग को, जो तरल तरुण है, जो कोमल और सुंदर जो कस्तूरी मृग है, वो अपने ही सुगंध को, अपनी ही सुगंध से उन्मुक्त हो करके अपने ही सुगंध के पीछे, वो ये नहीं जान रहा कि वो सुगंध उसकी नाभि से उठ रही है, बल्कि उस सुगंध को खोजते हुए इधर उधर दौड़ दौड़ कर खोज रहा है, और अपने पर ही चिढ़ते देखा, और कभी कह रहे हैं कि उसको मैंने खुद पर ही चिढ़ते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा, कभी कह रहे हैं कि मैंने वहां पे बादल को घिरते देखा है। अब हम 5वें स्टैंजे पे आते हैं।
कहाँ गया धनपति कुबेर का, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कब कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ से झंझाझिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब कभी यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं, जो काल्पनिक कवि होते हैं। कभी यहाँ पे नागार्जुन जी अपने आंखों देखा हाल प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कवियों की भी यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं कि जो काल्पनिक चीजें लिखते हैं। जैसे कालिदास का, कहाँ गया धनपति कुबेर का, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने अपने मेघदूत में जो धन के देवता है कुबेर